Hello students, welcome back. So let's discuss the previous year questions that have been asked in your SSC CHSL exam. So let's get started. जितने भी क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगी टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशंस मैंने मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करी है कि दे दूँ इसमें. तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. First question is, which technology is associated with providing high speed wireless data transmission for mobile devices? कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें से एसोसिएटेड है हाई स्पीड वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन के लिए मोबाइल डिवाइसेस में? तो टेक्नोलॉजी है GPRS, WiMAX, LTE या GPS. तो आंसर है आपका LTE. तो एक एक करके सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज GPRS. GPRS की जैसे आप फुल फॉर्म देख सकते हो, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस. ये एक मोबाइल डाटा स्टैंडर्ड है जो कि 2G और 3G नेटवर्क का होता है. देन ये मॉडरेट स्पीड डाटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है. ये आपका बेसिक इंटरनेट ब्राउजिंग में यूज़ होता है, MMS भेजने के लिए यूज़ होता है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. मैक्सिमम स्पीड है इसकी अराउंड 114 kbps. देखो अब GPRS को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहला GPRS की अगर हम बात करें तो ये बनता है आपका GSM प्लस डाटा से. GSM आपको पता है वॉइस के लिए होता है, तो GSM सिर्फ वॉइस के लिए था. अगर इसमें डाटा की हमने कैपेबिलिटी भी डाल दी तो ये बन गया आपका क्या, GPRS. GPRS को ना हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ GSM भी बोलते हैं. ठीक है, पहले हमारे पास GSM था जिसपे सिर्फ आपका वॉइस ट्रांसफ़र हो सकती थी. इसको हम मॉडिफाइड वर्जन ऑफ GSM भी बोलते हैं. GPRS की फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं. देखो GPRS को ना डाटा ट्रांसफ़र सर्विसेज के लिए देखते हैं बेसिकली. तो GPRS आने के बाद जो GSM था उसमें डाटा भी जो है ऐड कर दिया गया बेसिकली. सो GSM जो था ना उसमें आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सारे के सारे GSM कंपोनेंट्स में. तो इसमें ना दो कंपोनेंट्स ऐड हुए बेसिकली GPRS में, वो थे आपके SGSN और GGSN. SGSN ये GPRS में दो कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं और GGSN. तो ये जो आपका SGSN अगर आपकी फुल फॉर्म पूछें तो ये है आपका सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड. और अगर आपकी GGSN की फुल फॉर्म पूछें तो गेटवे GPRS सपोर्ट नोड. अब जो आपका SGSN है, देखो ये बेसिकली ना ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड कंप्रेशन को बेसिकली ये सपोर्ट करता है. और जो आपका GGSN है ये एक ना गेटवे GPRS सपोर्ट नोड है जो गेटवे की तरह एक्ट करता है. मतलब गेटवे जो है ना वो राउटर की तरह एक्ट करता है बेसिकली. तो होता क्या है, ये राउट करता है डाटा को PDN से. तो बनता कैसे है, जैसे कि BSC प्लस PCU पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है. देखो अगर कोई भी सिग्नल आया, ठीक है, कोई अगर सिग्नल आया, अगर वॉइस के अलावा डाटा भी आया है तो वो ना BSC से PCU पे जाएगा और वहाँ से फिर GPRS के नेटवर्क पे जाएगा. अब अगर आपसे पूछे तो BSC और PCU इसके बीच में इंटरफेस कौन सा यूज होता है, तो आपको याद रखना है एक FRI इंटरफेस है जो इन दोनों के बीच में यूज होता है. ठीक है, देन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो वॉइस कॉल्स हैं आपकी, वो जो वॉइस कॉल है और डाटा सेशन है यूज़र का, पहले देखो वॉइस कॉल्स है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो इसमें आपकी सर्किट स्विचिंग यूज़ होती है. CS डोमेन में. एंड अगर आपसे पूछें कि आपका डाटा सेशन के लिए क्या यूज़ होता है, डाटा सेशन यूजेस क्या, पैकेट स्विचिंग. पैकेट स्विचिंग दैट इज PS डोमेन. ऑलराइट, तो देखो अगर हम बात करें कि
आर्किटेक्चर कैसा होता है GPRS का, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आर्किटेक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर दो मोबाइल नेटवर्क हो गए, मोबाइल नेटवर्क या फिर मोबाइल डिवाइसेस। यहाँ लगा है आपका BTS एंटीना, ये है आपका एंटीना जो कि सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है। फिर सबसे ऊपर आपका क्या लगा होता है, ये आपका लगा होता है BSC। फिर इसके नीचे आपका लगा होता है क्या, PCU। देन वी हैव SGSN, अभी हमने डिस्कस करा था ना SGSN और GGSN, और उसके नीचे हमारा लगा होता है GGSN। फिर उसके नीचे आपका आता है क्या, PDN, दैट इज डाटा नेटवर्क, PDN। यहाँ पर आपका, तो अगर देखो, अगर सिर्फ हम पहले बात करते हैं कि अगर हमें सिर्फ ना डाटा का ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, तो पहले उसकी बात करते हैं कि यहाँ तक के डायग्राम में मैं आपको बताऊँ डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है। इसमें देखो, अगर कोई भी कम्युनिकेशन चालू हुई मोबाइल से, हम मोबाइल से कोई भी हमारा क्या आया, सिग्नल आया, BTS ने सिग्नल को क्या किया, रीड किया। BTS ने क्या करा, उस कम्युनिकेशन को रीड किया, फिर जाएगा वो BSC के पास, ठीक है। BSC में पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है आपका PCU, फिर उस, ठीक है, उसके पास जाएगा, PCU से SGSN के पास जाएगा, SGSN से GGSN के पास जाएगा, और फिर जाएगा वो डाटा नेटवर्क के ऊपर। ये है आपका इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपका जो है कम्युनिकेशन होती है। देखो, अगर सिंपल आपका वॉइस ट्रांसमिशन है ना, तो वो BTS से आपका BSC पे जाएगा, सीधा BTS से कहाँ जाएगा, BSC पे, और BSC से जाएगा वो MSC पे, ठीक है। MSC और BSC कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो अगर आपका वॉइस ट्रांसमिशन है ना साथ में, तो ये जैसे MSC है, ये HLR, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि इनकेस कुछ पूछ लें भाई किस चीज़ से बना होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये PSTN है, या फिर हम इसको बोलते हैं वॉइस नेटवर्क। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये BTS है आपका एंटीना, BSC से कनेक्टेड, BSC आपका MSC से, MSC आपका PSTN से, देन MSC इज कनेक्टेड टू SGSN, SGSN इज कनेक्टेड टू HLR, HLR इज कनेक्टेड टू MSC। अब ये अलग ट्रांसमिशन होता है इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या मतलब क्या देखना है कि अगर सिंपल, अगर आपका वॉइस है ना, अगर डाटा के लिए तो ये था, वॉइस हो तो यहाँ से यहाँ BSC, BSC से MSC, ठीक है। अगर देखो इनकमिंग ट्रैफिक वॉइस है तो इट विल गो टू कहाँ पर, एग्जिस्टिंग GSM नेटवर्क। और अगर जो है आपका डाटा ट्रैफिक जो है उसमें डाटा भी है, देन इट गोज़ टू GPRS नेटवर्क। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर भाई GSM में जाएगा, अगर सिर्फ वॉइस है और अगर उसमें डाटा एडिड है, तो GPRS नेटवर्क, वहाँ से PDN, एंड देन बाकी डिवाइसेस पे वो जाता है। देखो एक ना 3GPP.org, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल नेटवर्क स्टैंडर्ड को डेवलप करती है। अब 1997 में 3GPP ने 96 स्टैंडर्ड्स को रिलीज़ किया था। इसमें GSM टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी। अब GSM में ना बस CS डोमेन था जो सिर्फ वॉइस कॉल को सपोर्ट करता था, डाटा सेशन को सपोर्ट नहीं करता था। इसके बाद ना 1998 में 3GPP ने 97 स्टैंडर्ड्स को रिलीज़ किया जिसमें नेटवर्क ने डाटा सेशन को भी सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये हुआ आपका GPRS के इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें PS डोमेन था फॉर डाटा सेशंस। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं WiMAX की। WiMAX की फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो जो पहले पढ़ते हैं कि WiMAX के बारे में हमने लिखा क्या क्या है। देखो, वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है ये हाई स्पीड इंटरनेट देता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, सिमिलर टू वाईफाई, बट वाईफाई से लार्जर स्केल पे इसका वो है, ठीक है। मतलब जो वाईफाई है तो ये तो पर्टिकुलर रेंज में काम करता है ना, लेकिन ये जो WiMAX है ना, ये लार्जर एरिया को कवर करता है। ये आपका फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 1 Gbps तक होती है इन फिक्स्ड इन्वायरमेंट। अब जो WiMAX है आपका, इसकी आपको फुल फॉर्म याद करनी है। देखो, ये टेक्नोलॉजी ना पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज़ होती है। किसके लिए? पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अब ये अगर इससे पूछा जाए कि कौन सा स्टैंडर्ड पे बेस्ड है ये, तो ये WiMAX टेक्नोलॉजी आपकी IEEE
802.16 इस पे बेस्ड है, ठीक है। ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इफ़ दे आस्क यू, तो ये 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये ना 4G लेवल ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइड करता है फॉर बोथ मोबाइल एंड फिक्स्ड एप्लीकेशन। अब वायरलेस ना वाईमैक्स जो है ये एक वायरलेस ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है ओवर वायर्ड इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। देन आप क्या पढ़ सकते हो इसमें कि जो वाईमैक्स है आपका, ये वाईफाई की तरह ही काम करता है, बट जो स्पीड होती है ना उससे, इसकी स्पीड वाईफाई से बहुत ज़्यादा होती है। और वाईमैक्स की डाटा ट्रांसफ़र रेट बेसिकली 75 Mbps तक है। वाईमैक्स आपका रेडियो वेव्स के ऊपर ऑपरेट करता है, इफ़ दे आस्क यू ऑन रिसीवर टावर मॉडल। और सिंगल वाईमैक्स जो है आपका ना, ये 8000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जो है ये कवर कर लेता है वाईमैक्स सिंगल। फिर वाईमैक्स कुछ देखो, अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वाईमैक्स में, तो वाईमैक्स में आपका ना 2 टेक्नोलॉजी हैं। एक तो है आपकी OFDM और एक आपकी यूज़ होती है मीमो। अब जो OFDM है आपकी, ये फुल फॉर्म है इसकी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और मीमो की है आपकी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। अब जो OFDM है ना आपकी, ये टेक्नोलॉजी आपको हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड करती है बिना सिलेक्टिव फीडिंग के। और मीमो तो ये मीमो जो है ना, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये या तो लोअर सिग्नल के साथ ऑपरेट करता है जहाँ स्ट्रेंथ लेवल 0 होती है, या फिर ये हाई डाटा रेट्स के लिए काम करता है। यहाँ 2 टाइप की डुप्लेक्सिंग यूज़ होती है, दैट इज़ FDD और TDD। FDD है आपकी फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग और TDD होती है आपकी टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग। अब हम बात करते हैं अपना LTE के ऊपर, जो हमारा आंसर था। ये 4G मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। ये आपकी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ये आपकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मैक्सिमम स्पीड इसकी है अप टू 300 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड। LTE के बारे में बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, पहला पॉइंट। ये एक स्टैंडर्ड है वायरलेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। देन ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन को अलाउ करता है ओवर सेलुलर नेटवर्क। LTE को ना 4G भी बोलते हैं, दैट इज़ 4th जनरेशन भी बोलते हैं। LTE आपका फास्टर है, रिलायबल है, एफिशिएंट है 2G 3G से। LTE और क्या यूज़ करता है, देखो ये रेडियो वेव्स का यूज़ करता है आपका। अगर आपसे पूछे ना कि किस चीज़ का यूज़ करता है, तो LTE आपका रेडियो वेव्स का यूज़ करता है तो ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा बिटवीन डिवाइसेस एंड बेस स्टेशन के बीच में। डिवाइस और बेस स्टेशन के बीच में क्या यूज़ होती है LTE में, रेडियो वेव्स। देन वी हैव GRS की फुल फॉर्म है जोग्राफिक राउटिंग सिस्टम। जोग्राफिक राउटिंग सिस्टम देखो ये प्राइमरली एसोसिएटेड है नेटवर्क राउटिंग पे, एंड ये आपकी जोग्राफिक इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है टू मेक डिसीजंस इन राउटिंग पैकेट्स इन नेटवर्क, ऑफन अप्लाइड इन सेंसर नेटवर्क्स और एडहॉक नेटवर्क। सेंसर नेटवर्क में या फिर एडहॉक नेटवर्क में GRS आपका यूज़ होता है, जोग्राफिक राउटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। In MS Word, which feature allows you to create different headers and footers for odd and even pages in document? Odd और even pages के में different header और footer अगर आप लगाते हो तो कौन सा फीचर आपको अलाउ करता है, तो वो करता है आपका डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। देखो मैं बताती हूँ ये कैसे। जैसे कि हमने यहाँ पर वर्ड फाइल खोली कोई, ठीक है, दिस इज़ आवर वर्ड फाइल। नाउ हम हेडर लगाते हैं और एक फुटर लगाते हैं इसमें। हेडर कैसे होगा आपका, अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इंसर्ट, यहाँ पर हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है। हेडर में गई मैं, ठीक है, देन हेडर पे क्लिक करा। ये मेरे हेडर के वो हैं कि भाई किस तरीके से मेरे को लगाना है। देन मेरे को यहाँ पर ये वाला हेडर लगाना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखा मैंने, यहाँ पर गए क्लोज हेडर एंड फुटर, क्लोज कर दिया। क्या मेरा हेडर आया, बिल्कुल आ गया। देखो
ये इंट्रोडक्शन लगाया था मैंने, ठीक है। अब क्या होता है, सिर्फ आपका ना एक पेज पे हेडर नहीं लगता, जितने भी नीचे आप पेजेस देखोगे ना सब पे इंट्रोडक्शन 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 ही आ गया, ठीक है। ये होता है आपका हेडर। अब हम बात कर लेते हैं फुटर की, हाउ टू इंसर्ट अ फुटर। जैसे हमने हेडर को इंसर्ट किया है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है आपका फुटर को इंसर्ट करने का। इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ पर फुटर है, फुटर पे मैं सेम यही वाला ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं PTO, गए इधर क्लोज हेडर एंड फुटर, PTO आपका इंसर्ट हो चुका। देखो नीचे देखना आप, सारी जगह आपका PTO, इसके नीचे वाला पेज देखो PTO। मतलब अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए ना जो आपके हर पेज पे ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, जो आप बार बार नहीं लिखना चाहते, तो वहाँ पर आप हेडर और फुटर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका, आगे चलो। वट शुड यू क्लिक टू चूज द डेट फॉर सॉर्टिंग इन जीमेल। अगर आपको डेट वाइज सॉर्ट करना है जीमेल में, तो क्या चीज़ आप, कौन सा आइकॉन चूज़ करोगे, तो ये है आपका द डेट विद इन फील्ड। ये भी जल्दी से करके बताती हूँ मैं आपको। देखो जैसे मेरा ये जीमेल खुला हुआ है, ठीक है, ये एक जीमेल है, यहाँ पर हम गए, यहाँ डेट विद इन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन डेट विद इन। तो इधर आपका क्या करना है, आपको यहाँ से 1 डे 2 डे 3 डे ये चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 3 डेज़ का लगा दिया, तो फर्स्ट मेल होगा ना आपका, वो उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बेसिकली इसमें यही है कि आप पूछ रहे थे कौन सा ऑप्शन, तो ये वाला है डेट विद इन, यहाँ से आपको लगता है ये वाला, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। In MS Word, a number printed above the baseline is called as, इस baseline से अगर ऊपर है तो उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। कैसे सुपरस्क्रिप्ट, कैसे, देखो ये है हमारा पेज, इस पे हमने कोई फॉर्मूला लिखा, जैसे कि मैंने लिख दिया H, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर H5N8, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर H5N8। अब मुझे 5 जो है ये सबस्क्रिप्ट में लेना है। सबस्क्रिप्ट होता क्या है, देखो अगर यहाँ पर देखो आप X2 है आपका, अगर ये ऊपर जाता है 2, अगर ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, जस्ट अ मिनट, देखो 5 को मुझे ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो मैं इस पर इस तरीके से करूँगी क्लिक, 5 देखो ऊपर आ गया आपका। ऐसे 8 को मुझे सबस्क्रिप्ट में लेके आना है, तो यहाँ पर X जो नीचे 2 लिखा है ना, ये है आपका सबस्क्रिप्ट के लिए, 8 आ गया नीचे। अब मान लो मेरे को कुछ मैंने कुछ लिखा, जैसे कि HISAR, हिसार। अब मुझे इसमें क्या करना है, स्ट्राइक थ्रू लगाना है। मैं इस हिसार को सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पर ABC और ऊपर से कट लगाया हुआ है ना, इस पर क्लिक करूँगी, ये आ गया आपका हिसार और ऊपर से कट, ठीक है, ये होता है स्ट्राइक थ्रू। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट इन MS Word, द नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट। आगे चलो, हाउ डज CPU डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच मेमोरी। CPU हमारी ईच मेमोरी के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करता है। तो देखो मेमोरी होती क्या है, जैसे हम अगर हमें कोई भी चीज़ याद रखनी है तो हमारा ब्रेन में मेमोरी है, इसी तरीके से जहाँ कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है ना, उसे हम बोलते हैं मेमोरी। सो मेमोरी जो होती है वो मेजर होती है आपकी इन टर्म्स ऑफ बिट और बाइट। मेमोरी अगर आपसे पूछे किस उसमें मेजर होती है, तो या तो बिट या फिर बाइट की उसमें। देन बिट्स क्या होती हैं आपकी, ये बाइनरी डाटा, दैट इज़ 0 और 1, ये होती हैं आपकी बिट्स। अब अगर आपसे पूछे कि दिस इज़ कॉल्ड 1 बिट, ये बिट है आपकी 1 बिट। देन 1 बाइट अगर आपसे पूछे तो वो होती है 8 बिट्स। देन 1024 बाइट, ये होती है आपकी 1 KB। 1024 किलोबाइट, ये होती है आपकी 1 MB। 1024 MB, ये होती है आपकी 1 GB।
एंड 1024 GB ये होती है आपकी 1 TB। ठीक है, अगर आप मेमोरी की हम बात करें डायग्राम के थ्रू कि कैसे बनी होती है, तो ये जैसे हमने बना लिया, ये 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 और ये सारा जाके नीचे इस तरीके से। तो ये जो 0 1 2 3 है ना, ये तो है आपके एड्रेस और ये है होता है आपका मेमोरी का साइज़। तो अगर आपको छोटा भी कहीं दिख जाए तो इट स्टैंड्स फॉर बिट और बड़ा भी दिखे तो इट स्टैंड्स फॉर बाइट। यहाँ तक आपको समझना है। तो जब भी हम CPU में अगर आपको हमें मेमोरी सेल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है तो वो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय इट्स एड्रेस। चलो, वेयर इज़ द सेव बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेव बटन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ होता है, तो ये होता है आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्ड विंडो। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर हमारा वर्ड है, ठीक है, तो इसमें फाइल ये रहा आपका सेव का ऑप्शन, यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा आपका सेव टॉप लेफ्ट में। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी व्हेन सेविंग अ MS वर्ड फाइल। सबसे ज़्यादा जब आप MS वर्ड की कोई फाइल को सेव करते हो, सबसे कम मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करता है, तो वो ऑक्यूपाई करता है आपका एक्सटेंशन .docx। जब आप इस एक्सटेंशन से सेव करते हो ना, तो सबसे लेस मेमोरी यूज़ होती है। तो ये जो .docx है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन क्या है इसकी, .docx। तो ये एक डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है आपका, जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है सिंस वर्ड 2007। देन ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका ओपन XML फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है, जो इसको स्मॉलर बनाता है, फास्टर बनाता है और मोर एफिशिएंट बनाता है। देन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्रोस को सपोर्ट करता है, तो ये जो .docx है ये मैक्रोस को सपोर्ट नहीं करता। यूजेज देखो इसकी, जो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट है टेक्स्ट के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए और सिंपल मल्टीमीडिया के लिए। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं .docc की। ये जो एक्सटेंशन है ना docc, इसका एक्सटेंशन है .docc और डिस्क्रिप्शन देखो इसका, ये एक स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल फॉर्मेट नहीं है। फिर एक तरीके का ये टाइपोग्राफिकल एरर भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक कस्टम फाइल फॉर्मेट है जो कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा यूज़ हुआ होगा कभी। देन यूजेज है कि इफ़ एनकाउंटर्ड वेरीफाई द फाइल टाइप एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड डज नॉट नेटिवली रिकॉग्नाइज एट .docc फाइल्स। बेसिकली इसको नहीं करना आपको, बात ये है। आगे चलो, DOCM, एक हमने पढ़ा था .docx और एक है हमारे पास .docm। दोनों में फ़र्क आपको यहाँ पता चलेगा। देखो, एक्सटेंशन होती है इसकी .docm, ये सिमिलर होता है .docx के, बट ये जो है ना ये मैक्रोस को सपोर्ट करता है। मैक्रोस क्या होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स एम्बेडेड इन अ डॉक्यूमेंट टू ऑटोमेट टास्क। ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था विद वर्ड 2007 एज अ पार्ट ऑफ ओपन XML फॉर्मेट। ठीक है, ये आइडियल है फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन। यूजेज देखो इसकी, ये यूज़ हुआ था जहाँ पर मैक्रोज नीडेड होते हैं, ये वहाँ यूज़ होता है फॉर रिपीटेटिव टास्क, या फिर जहाँ पर फॉर्मेटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती है वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। .docm, फ़र्क क्या है .docx में, मैक्रोज नहीं होता इसमें यूज़, और बट इसमें जो मैक्रोज है इसमें मैक्रो सपोर्ट होता है। ठीक है, ये फ़र्क है बेसिकली इन दोनों में। DOC एक्सटेंशन है इसकी .doc। डिस्क्रिप्शन देखो, द डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड 2007। जब वर्ड 2007 से पहले जो डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट था आपका वर्ड का, वो था आपका .doc। ये आपका बाइनरी फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है रादर देन XML। ठीक है, बाकी आपने फॉर्मेट देखे होंगे XML पे बेस्ड है, लेकिन ये वाला जो है ना .doc ये आपके बाइनरी फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड है। ये जब सेव करते हैं ना, तो जो लार्जर फाइल साइज़ होती हैं आपकी, उसके लिए यूज़ होता है और लेस रॉबस्ट है एज़ कम्पेयर टू .docx।
ये आपका फुली कंपैटिबल है ओल्डर वर्जन्स ऑफ वर्ड के साथ में। एंड यूजेज देखो, स्टिल यूज्ड फॉर कंपैटिबिलिटी विद ओल्डर सॉफ्टवेयर और सिस्टम दैट डोंट सपोर्ट DOCX। ये आज जो भी हमारे पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं ना, जो .docx सपोर्ट नहीं करते, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है, DOC, अभी भी आजकल भी, ठीक है। देन आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि DOCX, DOCC, DOCM और DOC। ये DOCX ये हुआ था आपका वर्ड 2007, DOCC कोई स्टैंडर्ड नहीं है, DOCM वर्ड 2007 में, और बिफोर वर्ड 2007 में DOC यूज़ हुआ था। जो आपका DOCX है ये ओपन XML है, DOCC अननोन है, DOCM एक ओपन XML है, और DOC बाइनरी फॉर्मेट। ये सारा आप स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड EMF एमिशन। तो ये है आपका तरंग संचार। What is the keyboard shortcut for inserting new slide into an MS PowerPoint presentation? कोई भी PowerPoint प्रेजेंटेशन में अगर आपको नई स्लाइड, न्यू स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, तो आपको क्या शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+M। सिमिलरली देखो, अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है नई, तो Ctrl+N। एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना है तो Ctrl+O। आपको अगर प्रेजेंटेशन को सेव कराना है तो Ctrl+S। करंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है Ctrl+W या Ctrl+F4। प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है तो Ctrl+P। अंडू करना है कोई एक्शन को तो Ctrl+Z। रीडू करना है एक्शन को तो Ctrl+Y। कट करना है तो Ctrl+X। कॉपी करना है तो Ctrl+C। पेस्ट करना है Ctrl+V। सिलेक्ट करना है सारे के सारे टेक्स्ट को, दैट इज Ctrl+A। ऐसी अगर हमें स्लाइड नेविगेशन और एडिटिंग देखनी है, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करना है तो पेज डाउन या फिर डाउन एरो। प्रीवियस स्लाइड पे मूव करना है तो पेज अप या अप एरो। न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो Ctrl+M। डुप्लीकेट करनी है सिलेक्टेड स्लाइड तो Ctrl+D। डिलीट करनी है सिलेक्टेड स्लाइड तो डिलीट। मूव करनी है स्लाइड अप इन सीक्वेंस तो Alt+Shift+अप एरो। मूव डाउन करनी है सीक्वेंस में Alt+Shift+ डाउन एरो, ठीक है। बोल्ड करना है तो Ctrl+B। इटैलिक Ctrl+I। अंडरलाइन Ctrl+U। अलाइन करना है टेक्स्ट लेफ्ट में। अब ये सारे टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइंड है ना, मतलब इधर की तरफ लेफ्ट में। राइट अलाइंड ये अगर यहाँ पर होते तो ये राइट अलाइंड होते, ठीक है। ये फ़र्क है लेफ्ट और राइट अलाइन में। अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है तो Ctrl+L। राइट करना है तो Ctrl+R। सेंटर अलाइन करना है तो Ctrl+E। जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J। फिर आगे चलते हैं। स्लाइड शो मोड है आपका। अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड तो आप क्या प्रेस करोगे, F5। स्लाइड शो करंट स्लाइड से करना है Shift+F5। रेज्यूम या पॉज करना है स्लाइड शो को तो S। एंड करना है स्लाइड शो तो एस्केप। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है तो N या फिर राइट एरो। प्रीवियस स्लाइड पे जाना है तो P या फिर लेफ्ट एरो। ब्लैक स्क्रीन हो जाए स्लाइड शो में, अगर ब्लैक स्क्रीन करनी है तो B, और वाइट स्क्रीन करनी है स्लाइड शो में तो W। देन अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है तो Alt+N+X। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को Ctrl+G। अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स Ctrl+Shift+G। ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड लेके आना है अगर आपको कोई Ctrl+Shift+ ये वाला साइन, ठीक है। कीबोर्ड में देखना है इसे Ctrl+Shift+। अगर ऐसे हो तो अगर आपको सेंड ऑब्जेक्ट बैकवर्ड। डुप्लीकेट करना है कोई ऑब्जेक्ट हो तो Ctrl+Drag। ऐसे ही ये आपका व्यू और नेविगेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। इन MS वर्ड which option allows you to quickly remove all formatting from selected text while retaining the underlying text content। देखो मान लो मैंने ये लिखा I am Swati, I like to teach cooking is my favorite pastime, ठीक है। अब ये मान लो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, मतलब आई जो है मैंने इसको कैपिटल में कर दिया,
कुकिंग मैंने कर दिया ऐसे, यहाँ पर स्वाति को मैंने कलर चेंज करके पिंक में कर दिया, लाइक को मैंने ब्लैक कलर दे दिया। अब मैं चाहती हूँ मेरी सारी की सारी जितनी मैंने फॉर्मेटिंग करी है ना यहाँ पर, ये हट जाए। तो मैं क्या करूँगी, वर्ड में सारे के सारे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद में क्या करूँगी, मैं ऑप्शन को प्रेस करूँगी क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जो भी मेरी फॉर्मेटिंग हुई होगी ना फालतू की, वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नाउ 11 क्वेश्चन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेल मर्ज विजार्ड इज लोकेटेड अंडर डैश टैब। तो जो मेलिंग टैब है ना आपका, उसमें आपका मेल मर्ज विजार्ड लोकेटेड है। फिर इन एडिशन टू यूजिंग एरो कीज एंड माउस कीज व्हाट अदर मेथड कैन बी यूज्ड टू मूव अराउंड द टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेबल बनाई है, ठीक है, ये हमने कोई टेबल बना दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो अब हम जो है इसमें मूव कैसे करेंगे। या तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि जो एरो कीज़ होती है ना उससे मूव करें, ठीक है, अप डाउन करके, या माउस को यहाँ क्लिक करें, फिर इस वाले में क्लिक करें, फिर यहाँ क्लिक करें, इस तरीके से कर लें। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, देखो इसके अलावा ऑप्शन है कि हम एंटर की को प्रेस करें। यहाँ पर मान लो हमारा कर्सर है, यहाँ एंटर मारोगे यहाँ आ जाओगे, फिर एंटर मारोगे यहाँ आ जाओगे, है ना। या फिर हम स्क्रॉल व्हील को यूज़ करें, जो आपके माउस में स्क्रॉल व्हील होती है ना, तो या तो उसके थ्रू हम नीचे आ जाएं। ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। सॉफ्टवेयर होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर हम कह देंगे सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होते हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज जो हमने पढ़े हैं कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमने पढ़ा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं मैं आपको, तो ये आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाकी अदर सॉफ्टवेयर के लिए भी, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशन को जो कंट्रोल करता है वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडोज़, एंड्रॉयड, लाइनक्स, ये सब होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म करते हो ना, उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये आपके हेल्प करते हैं मैनेज करने में, मेंटेन करने में और कंट्रोल करने में कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। एग्जाम्पल है जैसे कि एंटीवायरस, बैकअप, डिस्क टूल। अब एक एक करके इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहला, ये डिज़ाइन होता है टू मैनेज, कंट्रोल द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। मतलब क्या है कहने का, देखो कभी भी आपकी कंप्यूटर है तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डलता है ना उसमें, वो डलता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब आप सबसे पहले जब भी कोई कंप्यूटर लेते हो तो उसमें पहले डालते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज़ का हमने डाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जब हमने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया तो मेन तो यही हो गया ना सॉफ्टवेयर। उसके बाद में उसके ऊपर हम और चीज़ें डालते हैं, जैसे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डलता है ना, बैकअप सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, MS ऑफिस जो है ना वो उसके ऊपर डलता है ना। तो मेन सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, सबसे ज़रूरी सॉफ्टवेयर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स और एंड्रॉयड। यूटिलिटी प्रोग्राम्स देखो कौन से होते हैं, जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप टूल्स, बैकअप सॉफ्टवेयर। सब कैटेगरीज हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये वही हैं ऊपर वाले OS और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो OS है ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपके मैनेज करता है हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को टू मेंटेन कंप्यूटर सिस्टम। एग्जाम्पल है जैसे डीफ्रैगमेंटेशन और फाइल मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना डिज़ाइन किए गए होते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र्स।
एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट एग्जाम्पल की बजाय ना यहाँ पर लिखा है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब, आपको अगर पूछे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है, तो अगर आपको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर दिया हो तो भी ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया हो तो भी ठीक है। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं मीडिया प्लेयर पे। मीडिया प्लेयर्स हैं आपके, तो इसमें VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र्स। अब वेब ब्राउज़र्स में जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सब कैटेगरीज देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो वो हैं आपके जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर। जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं वैरायटी ऑफ टास्क के लिए, जैसे एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, ये होते हैं आपके जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं आपके स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, ये टेलर किए गए होते हैं या बनाए गए होते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए या नीड्स के लिए, जैसे कि आपके कैड सॉफ्टवेयर हो गया और मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया। फिर आते हैं आपके कस्टम सॉफ्टवेयर, ये बिल्ड होते हैं फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल्स के लिए। अदर सॉफ्टवेयर टाइप्स, जैसे कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात कर लें, ये टूल्स हैं फॉर डेवलपर्स टू राइट। बेसिकली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है क्या, टूल है डेवलपर का ताकि वो राइट, डीबग और मेंटेन कर सके कोड को। फिर एग्जांपल देखो इसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के IDEs लाइक विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स, कंपाइलर्स लाइक GCC, ये सारे हैं आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फिर मिडलवेयर आता है आपका। मिडलवेयर क्या करता है, आपका कनेक्ट करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस या सिस्टम को, ठीक है, जो एनेबल करते हैं इनको ताकि ये काम इकट्ठा कर सके। एग्जांपल्स देखो, जैसे कि डेटाबेस मिडलवेयर, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। फिर आता है आपका ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर अलाउ करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। एग्जांपल देखो, प्रिंटर डिवाइसेस, ग्राफिक्स कार्ड ड्राइवर्स। देन वी हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए बेसिकली, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर आपकी वॉशिंग मशीन में यूज़ होते हैं, कार्स में यूज़ होते हैं, IoT डिवाइसेस में, वही उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मैंने कंपैरिजन टेबल है ये, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कौन कौन से एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इसका पर्पस दिया हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो 14th क्वेश्चन इज, when the new text document is created in MS Office 2016 the default text size of the document is। जब भी आप कोई नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो MS Office 2016 वाले में, तो जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो कितना होता है, 11 पॉइंट्स का। इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। देखो, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज का साइज़ है ना, वो क्या होता है, जैसे कि पेज साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा 8.5 इंटू 11 इंचज़। ठीक है, अगर आपका इंटरनेशनल यूज़र है तो डिफ़ॉल्ट आपका होता है A4। A4 में कितना साइज़ आ जाता है, 210 इंटू 297 mm। देन अगर आपको ये सेटिंग चेंज करनी है तो आप कैसे चेंज करोगे, लेआउट और फिर साइज़ पे जाके। फिर आपके आते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स में आप टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट मार्जिन, इसमें 1-1 इंच होता है, टॉप से भी 1 इंच, लेफ़्ट से, बॉटम से, राइट से भी 1 इंच। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है आपका वो ये होता है। ये मॉडिफाई कैसे हो सकते हैं, हम लेआउट पे जाएंगे और मार्जिन्स पे जाएंगे। फिर आपके फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट में आपका जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, अगर वो पूछें तो आपको याद रखना है कैलिबरी होता है बॉडी। फ़ॉन्ट साइज़ 11 पॉइंट, अभी हमने डिस्कस किया था ये वाला जो क्वेश्चन में। देन लाइन स्पेसिंग अगर पूछें तो 1.15 लाइन्स की स्पेसिंग होती है। कैसे एडजस्ट कर सकते हो आप, अगर आपको चेंज करना है ये, तो होम पे जाओगे, फिर पैराग्राफ पे जाओगे, फिर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाओगे। फिर आपकी आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को आप कैसे चेंज करते हो, देखो अगर आपसे पूछें बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है आपकी पोर्ट्रेट। अगर आपको इसको लैंडस्केप में चेंज करना है तो आप जाओगे लेआउट पे और फिर ओरिएंटेशन पे।
हेडर और फुटर की अगर बात करें हम, तो हेडर की मार्जिन और फुटर की कितनी होती है 0.5 इंचेस। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, पूरा का पूरा मैंने आपको इसमें बता दिया। आगे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जर्नल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? सबसे पहला प्रोग्रामेबल जर्नल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, ENIAC। तो जर्नल पर्पस कंप्यूटर में सबसे पहला है आपका पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स में भी आपका जैसे कि डेल इंस्पायरॉन डेस्कटॉप, HP पवेलियन सीरीज़, एप्पल मैकबुक प्रो, लिनोवो, ये सारे हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर्स। फिर वर्क स्टेशंस के एग्जांपल्स देख लो, डेल प्रिसीजन टावर वर्क स्टेशन, HP Z सीरीज़ वर्क स्टेशन, एप्पल मैक प्रो। सर्वर्स की बात करें तो डेल पावर एज सर्वर, फिर आपकी HP प्रोलाइंट सर्वर, IBM सिस्टम सर्वर्स। टैबलेट्स की बात करें तो एप्पल आईपैड प्रो, माइक्रोसॉफ्ट सर्विस प्रो, सैमसंग गैलेक्सी टैब S सीरीज़। फिर बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, ये सारे स्मार्टफोन के एग्जांपल हैं। ऑल इन वन कंप्यूटर, ये सारे ऑल इन वन कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। नेटबुक और क्रोमबुक, एसर क्रोमबुक स्पिन 713, HP क्रोमबुक 360, एजूस क्रोमबुक फ्लिप, ये सारे हैं आपके एग्जाम्पल ऑफ नेटबुक्स एंड क्रोमबुक्स। फिर मिनी PCs और माइक्रो कंप्यूटर, इंटेल NUC नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, एप्पल मैक मिनी, रेस्पबेरी पाई, ये सारे हैं मिनी PC और माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल। ये हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। और सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं ये क्रे एक्सी सीरीज़, IBM ब्लू जीनी, फुजिस्तु, फुगाकू, ये सारे हैं आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये मैंने जो 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे ये आपके CHSL में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितने भी आगे आगे जो भी प्रीवियस ईयर है वो मैं कराती जाऊँगी विद फुल एक्सप्लेनेशंस। जितना भी मुझसे हुआ, जितना भी मतलब मुझे लगा कि अप्रोप्रिएट है एक्सप्लेनेशन, वो मैंने दे दी है। और आगे भी जो भी होंगी मैं अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस के साथ आपके और सब पार्ट्स लेके आऊँगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर।